आपने ये ताना कई बार सुना होगा कि नेट करने से तो भाई कुछ होता नहीं है, तूने क्या ही कर लिया नेट करके, अरे कुछ भी नहीं होता नेट। ये सबसे पहली बात तो वो लोग बोलते हैं जिनसे खुद से होता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, देख मैंने नेट किया था, क्या हो गया नेट करने से। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर नेट तो कर लिया, एग्जाम तो क्लियर कर लिया, बट एग्जाम क्लियर करने के पहले या बाद का जो विजन था वो उनके अंदर लैक करता था। आज मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं और मैं आप लोगों से ये सारी बात कर रही हूँ, या मैंने नेट एग्जामिनेशन निकालने के बाद में जो भी थोड़ा बहुत सीखा है या जो भी आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो क्यों किया है? बिकॉज आई हैड अ विजन। मुझे पता था कि सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जाम निकालना मेरा एम है, वो सर्टिफिकेट लेना मेरा एम है, या फाइनली जॉब लेना इस एग्जाम के बाद में, ये मेरा एम है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक करते हैं, क्या सभी के सभी बीटेक इंजीनियरिंग लाइन में जॉब करते हैं? नहीं, आज के टाइम पे तो ज्यादातर बीटेक यूपीएससी में जा रहे हैं, या बैंक में नौकरी कर रहे हैं, या कोई ना कोई सरकारी जगह पर लगे हुए हैं। तो क्या अब आप उनसे ऐसे बोलोगे भाई तूने बीटेक क्यों किया? अरे भाई उसके पास जॉब है, उसने जॉब ले ली है, अब आप बोलो कुछ भी करो। मेरा कहने का मतलब है, या तो मैं सर्टिफिकेट के ऊपर काम कर रही हूँ, वो तो जरूरी है ही। क्यों? क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी ही नेट है, तो मैं छोड़ दूं कैसे? अरे मुझे तो देना है। बट ये किसने आपको रोक लिया कि आप इसके साथ में और जो चीजें हैं वो नहीं कर सकते? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि नेट के साथ में क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज बताई है, वीडियो सर्च कर लेना, जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर नेट बाय अदिति मैम, तो आप लोगों को मेरे इस चैनल पर पहला या दूसरा वीडियो ही वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसी इंटेंशन से ये वीडियो खोला था या ये चैनल खोला था, जहां पर मैंने आप लोगों को बहुत सारी फील्ड्स बताई थी। कुछ कॉमन फील्ड्स जो आप सब लोग जानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, या फिर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है, या फिर मैंने आप लोगों को बोला था पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, या पीएचडी के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में हर व्यक्ति जो नेट पढ़ता है या पढ़ाता है उसको पता है। बट उसके बाद भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, और मैंने आपको बोला था कि सेल्फ अवेयरनेस इज द वर्ड जो यहाँ पर हम यूज करेंगे, जैसे कि टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्राइवेट असिस्टेंट्स, जेआरएफ की वैकेंसीज, बहुत सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके नवरत्न महारत्न है, सब के अंदर निकलती है। ये जो जेआरएफ की वैकेंसी होती है, इसके अंदर आपको बाकायदा 32 से 35 हजार रुपए महीना मिलता है, आपको एक लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिलता है, और उसके बाद में अगर आपका काम उन्हें पसंद आता है तो आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए मैं इसरो की बात कर रही हूँ, आपने प्रोजेक्ट किया एज अ जेआरएफ, 3 साल उनके साथ में काम किया, चौथे साल वो आपको पीएचडी में एनरोल कर देते हैं एज एन एसआरएफ, और उसके बाद में आपको 38 से 40 हजार रुपए महीना प्लस एचआरए मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमको ऐसा लगता है कि हमने नॉलेज गेन करी है या हमने मेहनत करी है, तो हम क्यों इस पाथ पे नहीं जाते हैं? क्यों हम वेट करते हैं कि अरे निकलेगी देख लेंगे? रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज जो है वो कभी आउट होती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज के स्पेशल कॉलम के अंदर आती है। क्या हमने क्या कभी यूनिवर्सिटी के कॉलम में जाके देखी ये चीज, वेबसाइट को कभी सर्व किया? टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट आती है, काउंसलर वैकेंसीज आती है, रिसर्च काउंसलर रिसर्च असिस्टेंट के अंदर ही आता है। क्या हमने वहां पर बात की? एडमिनिस्ट्रेटिव सेल के अंदर जो है वो आपके जेआरएफ के लिए वैकेंसी अलग से निकलती है, क्या हमने इसके ऊपर बात करी? ये सिर्फ कुछ है, कुछ वैकेंसी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक और स्टैट्स है जो मैंने निकाला है, और कोशिश करी कि मैं ये चीज आप लोगों को बता सकूं, राइट। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मोदी जी जो थे, उन्होंने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आप सब लोग जानते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट दिया था कि जो आने वाला भारत है, हमारा जो आने वाला देश है, उस देश के अंदर अभी भी अगर मैं बात करूं तो 2 और 1 21% कमी है। किनकी कमी? किनकी? टीचर्स की। इसमें स्कूल टीचर्स भी आते हैं, कॉलेज लेक्चरर्स भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आते हैं, ठीक है। एक और मजेदार फैक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे देश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है वो ये स्टैट्स निकालती है, या फिर आईएलओ पे आप जाके देखना। अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरी जॉब नहीं लगी। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.9 से 8% के आसपास है, राइट। मंथली देखोगे या ईयरली देखोगे तो 8% के आसपास है हमारे देश में। एक्चुअली में सीन ऐसा है, हमारे देश के अंदर 20% लोग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और जो 80% लोग हैं वो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। ये जो 80% लोग हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। जब एक पीएचडी स्कॉलर
एक एलडीसी के लिए वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म भर दे तो उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ और ऐसा हुआ है। मैं जिस स्टेट से हूँ, राजस्थान से, अभी कुछ दिनों पहले एसएमएस का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, जयपुर में है जहाँ मैं रहती हूँ। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एलडीसी की वैकेंसी निकली थी और उसमें लगभग 60,000 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था, जिसमें से बहुत बड़ा मात्रा था पीएचडी स्कॉलर्स का। किसके लिए? एलडीसी की सरकारी नौकरी की टैग वाले एग्जाम के लिए। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। मैंने पढ़ाई जिस स्तर की करी थी उस स्तर की नौकरी मुझे नहीं मिल रही और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश में जो शिफ्टिंग रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग, जितने भी स्मार्ट ब्रेन्स हमारे देश में कहा जाता है, जिसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, वो बाहर चला जाता है ना, यूएस वगैरह चला जाता है। वो क्यों? क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। शायद ये डायरेक्ट स्टैट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बट अगर आप लोग थोड़ा सोचो समझो तो ये चीज आपको समझ में आने लगेगी। क्यों भर रहे हो एलडीसी वाला फॉर्म? मत भरो ना। अब आप बोलोगे मैम पीएचडी करने के बाद में क्या ही होता है? यही तो मेरा क्वेश्चन था। कल एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा था जब मैंने बोला था कि प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के बजाय सीएस से, एनआईटी या आईआईटी से करो या उसके बाहर जाओ। वो मैंने इसीलिए बोला था, एक ऐसी डिग्री करके बैठ जाना या एक ऐसा सर्टिफिकेशन करके बैठ जाना सो कॉल्ड, जिससे क्या ही होता है आप प्रूफ करो कि क्या ही होता है। कैसे? सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं, नॉलेज डोमेन के लिए काम करके देखो। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अपकमिंग है, पाइपलाइन के अंदर है। कुछ एग्जाम्पल तो मैं ही आपको दे देती हूँ। 1000+ वैकेंसी 2023 के फर्स्ट फेज में आप लोगों को देखने मिलेंगी राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये सिर्फ मैं अपने स्टेट की इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपने स्टेट का देखती हूँ। आप अपने स्टेट्स में भी लगा के देख लेना, 21% टीचर्स की कमी है और ये कहीं ना कहीं तो फिल की जाएगी और अभी की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी बड़े तेज हैं इन सब कामों में। एनवीएस, केवीएस, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हमारे देश के अंदर, चाहे, और मैं ये सब पीजीटी बोल रही हूँ, टीजीटी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमारे लिए पीजीटी है, ठीक है। DSSB वो एक रेवोल्यूशन का पार्ट है। क्यों? हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये आईसीटी में वर्ड पढ़ाया था आप लोगों को, बट सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ हम जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी निकलने वाली है? सीएस वालों की निकलने वाली है। किसकी निकलने वाली है? आईसीटी वालों की निकलने वाली है, राइट। लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थी कॉमर्स की, मेरा सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स की थी, पेपर 1 पढ़ा था उसने केवल। आज वो कंप्यूटर पढ़ा रही है अपने स्टेट के एक बहुत ही रिनाउंड जगह पर। आईसीटी पढ़ा रही है, कंप्यूटर्स पढ़ा रही है, वो कॉमर्स है उसका पेपर 2। किसने मना किया आपको? राइट। और मुझे बड़ा अच्छे से बताती है, मुझे अच्छा भी लगता है कि मैम मैं आपके नोट से पढ़ाती हूँ। अच्छी बात है। मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा उसको सिखाया, उसने थोड़ा बहुत सीखा वो आगे सिखा रही है। यही तो चेन है, ऐसे ही तो लर्निंग सिस्टम इंप्रूव होगा। बट क्यों? क्योंकि नॉलेज डोमेन ऐसा डेवलप हो गया था। ये सभी एग्जाम किस पर बेस्ड हैं? सारे के सारे नेट एग्जाम पर बेस्ड हैं। पीएचडी एंट्रेंस, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट, ये जितनी भी वैकेंसीज होती है सबका सिलेबस क्या है? नेट एग्जाम और उसके साथ में थोड़ी बहुत चीजें, ये सब एग्जाम में अगर आपने ये सिलेबस पढ़ लिया है और बाय हार्ट किया है तो ये एग्जाम्स निकालना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं वो करके देखना, ये सारी चीजें करके देखना। मुझे तो सिर्फ रिसर्च स्कॉलर बनना है तो व्हाई नॉट टू स्कोर योर एपीआई में रिसर्च पेपर्स के बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के नंबर होते हैं, नेट के नंबर होते हैं, जेआरएफ के नंबर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो पीएचडी के नंबर होते हैं, राइट। आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सारी चीजों से नंबर बनाओ। अगर आपका एपीआई जो है वो 60+ जाता है तो यू हैव अ गुड चांस, एटलीस्ट इंटरव्यू तो फेस करो। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जितना मेरे या किसी और के समझाने से नहीं समझ में आता उतना खुद इंटरव्यू या एग्जाम देके समझ में आ जाता है। मैं बस आपको इंटरेस्टेड बनाना चाहती हूँ। सही होना, गलत होना, सिलेक्ट होना, नहीं होना को भी सिखाती हूँ, राइट। ऐसा मैंने कहीं सुना है, श्री कृष्ण जी ने ये चीज बोली भी थी कि आप जो है वो मेहनत करते चलो, आज नहीं तो कल आपको कर्म का फल मिल जाएगा। बस कर्म जो है वो कैसा होना चाहिए? 100% सच के साथ, ऑनेस्टी के साथ। अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, अगर आप कोई चीज कर रहे हो अच्छे इंटेंट के साथ में, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपके काम आ ही जाएगी।
राइट। मैंने ऐसे कई एग्जाम्स दिए जिसमें मैंने शायद उस एग्जाम के लिए वो चीज़ नहीं पढ़ी थी, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ी थी, बट अच्छे से पढ़ी थी और वो चीज़ मेरे उस एग्जाम में काम आ गई। आप कभी नोटिस करना, आप एग्जाम दोगे ना तो जो पढ़ा था उससे ज़्यादा जो कभी याद किया था चीज़, जो मसल मेमोरी में कहीं थी, वो काम आ गई, राइट। तो मैं वो डेडिकेशन आपसे डिमांड कर रही हूँ। डेफिनेटली वी वांट कि चीज़ें ठीक तरीके से हो,